24 घंटे तक प्रशासन उनके दरवाजे पर नहीं। जैसे कि बिहार में जब तक कोई कुछ आवाज नहीं उठाते हैं तब तक थाना और पुलिस भी एक्शन में नहीं आती। एयरफोर्स के अधिकारियों ने थाना प्रभारी को 3-4 थप्पड़ मारा भी। हम लोग इतने दूर से 2-3 स्टेट क्रॉस करके यहाँ पहुंच गए और तुम 2 किलोमीटर की दूरी पर अभी तक नहीं आ पाए हो। एक सेना का जवान मारा गया। सड़क छाप गुंडे मवाली शराब बेच बेच कर करोड़पति अरब। मोतिहारी में आलोक तिवारी की हत्या की बातें आई, उसके बाद भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष रहे आशुतोष कुमार वहां पर गए और तमाम बातें अभी हम जानेंगे। अभी तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी में हैं, राजनीतिक रूप से अभी पूरे सक्रिय हैं और जहां पर भी कुछ होता है तो वहां पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो आलोक तिवारी मामले में चाकू से घोंप कर हत्या की गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो निर्मम तरीके से हत्या है और वो शराब माफियाओं का बढ़ा हुआ मनोबल का परिणाम है। जो हैंड टू माउथ थे, जो लोग, जो भी 7 लोग जो उसमें अभियुक्त हैं, जो हत्यारे हैं, आज के 4 साल पहले का उनका यदि इतिहास देखिएगा तो हैंड टू माउथ थे। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। 1 रुपये का भी प्रॉपर्टी उनके पास नहीं था। जिस दिन वो कमाते नहीं उस दिन उनको भूखे सोना पड़ता। और आज वो सभी के सभी हत्यारे जो 7 नामजद हैं, वो सारे के सारे करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर चुके हैं केवल शराब बेच बेच कर। ये नीतीश जी के शराबबंदी का परिणाम है। सड़क छाप गुंडे मवाली शराब बेच बेच कर करोड़पति अरबपति बन गए और उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने 5 हत्याएं की, जिसमें से मात्र 1 में नामजद अभियुक्त हुए हैं। बाकी 4 हत्याओं में वो पैसा दे देकर स्थानीय थाना को बरी हो गए, मतलब केस में नाम ही नहीं आने दिया। तो मनोबल तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बढ़ना है, और जब मनोबल बढ़ेगा तो फिर वो तो उसका अहंकार सर चढ़ कर बोल रहा है। आलोक तिवारी की हत्या की वजह क्या थी? ये टकराहट की कुछ कहानी? उनकी निजी जो फसल लगी हुई जमीन थी, उसी जमीन के रास्ते ये लोग कभी बाइक से, कभी 4 व्हीलर से, कभी साइकिल से शराब ढोते थे। और जब ये मना किए कि हमारे फसल लगे हुए ज़मीन से आप क्यों फसल को बर्बाद करते हैं, तो इन्होंने उस ज़मीन को, उस रास्ते को घेर दिया जिधर से ये लोग रास्ता लगाए हुए था। शराब माफिया लोग रास्ता लगाए हुए थे। जब ये छुट्टी आए थे तो उन्होंने इस रास्ते को बांस से घेर दिया कि जब घेर देंगे तो हमारे निजी ज़मीन के रास्ते नहीं जाएंगे लोग, हमारा फसल बर्बाद नहीं होगा। और सुबह अगले दिन अपना वो खेत घूमने गए। जब देखने गए तो वो लोग 3-4 की संख्या में आए, अपने पिताजी के साथ में थे। पिताजी के साथ बहस हुई। इनके पिताजी रिटायर्ड शिक्षक, उनके ऊपर हाथ चला दिया। जब इनके साथ झड़प हुई तो 4-5 और लोगों को कॉल कर लिया और सबने आकर यहाँ चाकू से गोद कर इनके बाप के सामने ही बेटे की हत्या कर दी। पुलिस उस वक्त तक एक्शन में नहीं आई थी जब तक आप गए थे? नहीं गए थे। एयरफोर्स का वारंट ऑफिसर थे। 24 घंटे तक प्रशासन उनके दरवाजे पर नहीं आई थी। हम एसपी से भी बात किए थे उस समय, कुमार आशीष जी वहाँ के एसपी हैं। हम यहीं थे, मेरी तबीयत खराब थी, हम जा नहीं पाए थे। हमारे लोग वहाँ पहुँचे थे माननीय सत्येंद्र जी के नेतृत्व में, जो मोतिहारी के ही हैं। तो उन्होंने कहा कि बॉडी पड़ी हुई है। एयरफोर्स के अधिकारी आए और थाना प्रभारी जब बाद में उनको पता चला कि अधिकारी लोग तो केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए, जब बाद में 12 घंटे 14 घंटे बाद आया तो एयरफोर्स के अधिकारियों ने थाना प्रभारी को 3-4 थप्पड़ मारा भी है, केवल गुस्से में कि हम लोग इतने दूर से 2-3 स्टेट क्रॉस करके यहाँ पहुँच गए और तुम 2 किलोमीटर की दूरी पर अभी तक नहीं आ पाए हो। एक सेना का जवान मारा गया, ये तुम्हारी लापरवाही का परिणाम है। ये एयरफोर्स के तमाम वो लोग आए थे, अधिकारी लोग जो आए थे, उन्होंने थाना प्रभारी को पीटा है गुस्से में। आप समझिए कितना आक्रोश होगा और किस तरह की लापरवाही होगी। और हम जब बात किए एसपी से तो एसपी महोदय का कहना था कि वहाँ एसडीपीओ और हमारे थाना प्रभारी तो रात से ही कैंप किए हुए हैं, जबकि कोई नहीं गया था घटनास्थल पे। और इसी प्रकार से लापरवाही चल रही, पैसा खिला दिया गया लोकल थाने को। और परसों फिर हम लोग गए थे, उनके परिजनों से मुलाकात हुई थी। कल जानकारी मिली है कि कुर्की जब्ती हुई है और नए जो डीएसपी साहब आए हैं, पुराने वाले डीएसपी साहब जो झा जी थे, उनसे वहाँ के ग्रामीणों को कोई उम्मीद नहीं थी, उनके परिजनों को कोई उम्मीद नहीं थी। नए वाले आईपीएस अधिकारी, आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, डीएसपी हैं। उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए बेहतर तरीके से जो नामजद अभियुक्त हैं, जो फरार हैं,
उनके घरों की कुर्की जब्ती की है और उसमें हमारे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के स्थानीय जनसेवक और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के साथी मौजूद रहे हैं, प्रशासन का सहयोग किए। तो अभी जैसे कि बिहार में जब तक कोई कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं तब तक थाना और पुलिस भी एक्शन में नहीं आते, ये एक व्यवस्था बन गई। एक्शन में चूंकि इनको बहुत ज़्यादा इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। ये केवल गंभीर उस विषय पर होते हैं जहाँ पर इनको पता चलता है कि हाँ शराब है, और वो भी इसलिए नहीं कि हमारी वाहवाही होगी, इसलिए कि हमको पैसा मिलेगा। बिहार पुलिस तो पैसे के पीछे भाग रही है। ये केवल शराब पर तो सरकार चल रही है उनकी 4 साल से, इसके अलावा तो कोई मुद्दा है ही नहीं सरकार के पास। तो ये इसमें बहुत सुधार लाने की आवश्यकता है। बिहार में पुलिसिंग को बहुत सुधारने की ज़रूरत है, प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत सुधारने की आवश्यकता है। आलोक तिवारी के मामले में आगे क्या उम्मीद रखते हैं सरकार में व्यवस्था, थाना पुलिस से आप लोग? अभी जो नए डीएसपी साहब आए हैं, जो आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं और ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, और उम्मीद जगी है कि अभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और उसमें जो 7 नामजद अभियुक्त थे, अभी जानकारी मिली है कि उसमें से 1 की गिरफ्तारी हुई और 3 ने सरेंडर किया है, और बाकी 3 और अभी फरार हैं। और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो लोग भी गिरफ्तार होंगे और उन पर हत्या के तहत 302 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, और न्यायालय पर भरोसा है कि उन्हें फांसी के फंदों तक पहुंचाया जाएगा। आप लोग भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच से भी आप रहे हैं शुरू से, उसके बाद राष्ट्रीय जनजन, तो ये सब मामले होते हैं तो आप लोगों की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई होता हुआ नज़र नहीं आता? देखिए, कठोर कार्रवाई तो सरकार को करनी है, प्रशासन को करनी है, न्यायालय को करनी है। हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं नहीं। हम लोग तो सड़क पर उतरकर आंदोलन कर सकते हैं, हम लोग तो मांग कर सकते हैं, हम लोग तो न्याय संगत मांग की उम्मीद लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, परिजनों के साथ खड़ा हो सकते हैं, प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं, न्यायालय से गुहार लगा सकते हैं, और वो काम हम लोग बखूबी करते हैं। जहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटती है हम लोग पहुँचते हैं, हमारे साथीगण पहुँचते हैं। और बहुत जगह पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे जाने का, हमारे साथियों के पहुँचने का सकारात्मक परिणाम भी दिखता है। अगले भाग में हम बात करेंगे पप्पू देव के हत्याकांड को लेकर, आशुतोष कुमार से जानेंगे, वहाँ पर गए थे, 1 महीना लगभग बीत चुका है, उन तमाम बातों को लेकर हम समझेंगे। इसमें आलोक तिवारी के हत्याकांड को लेकर बातें थी। अभी महीने भर पहले पप्पू देव हत्याकांड को लेकर खूब चर्चाएं हुई थी, सोशल मीडिया के जरिए ही हुई थी। उसके बाद वहाँ पर आशुतोष कुमार गए थे, तो आप वहाँ गए तो वहाँ पर क्या कुछ देखे, ये तो तमाम बातें चल चुकी है, मगर अब क्या हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? अभी हम लोग उसमें न्यायिक प्रक्रिया में लगे हुए हैं और परिजनों का साथ हम लोग दे रहे हैं। रीट याचिका हाईकोर्ट में दायर करने की कवायद चल रही है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि रीट एक्सेप्ट होगा, मेंटेनेबल होगा, और रीट याचिका के तहत जब न्यायालय में मामला दर्ज होगा, जब चलेगा, तो हमको लगता है कि इसमें जो भी अभियुक्त होंगे, जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, वो बचेंगे नहीं। कौन कौन लोग दोषी हो सकते हैं आपके अंदाज? ये तो न्यायालय का काम है, ये तो सुपरविजन का काम है, लेकिन दोषी तो वही लोग हो सकते हैं जिनके सानिध्य में उनकी मृत्यु हुई है, जिनके कस्टडी में उनकी मृत्यु हुई है। अब वो किनके कस्टडी में और किनके आदेश पर हुई है, ये जांच करवाएं, न्यायालय जांच करवाए, सरकार जांच करवाए, और जो लोग भी दोषी हैं सरकार जांच करेगी, न्यायालय तक न्याय इसमें मिलेगा आपको लगता है? न्यायालय से उम्मीद है, और न्यायालय से उम्मीद नहीं रहेगी तो फिर देश में कैसे लोग जिएगा? न्याय की उम्मीद कहाँ करेगा? न्यायालय से उम्मीद है और न्यायालय पर भरोसा है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा। सरकार पर भरोसा नहीं है। आप राष्ट्रीय जनजन पार्टी है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच है, तो ये तमाम चीज़ें राजनीति करने का मतलब एक केंद्र लगता है बन गया है। आप लोग इस पर कैसे देखते हैं? राजनीति करने के लिए है ना राष्ट्रीय जनजन पार्टी। पार्टी राजनीति करने के लिए ही होती है, और राजनीति करेंगे उसमें। लेकिन जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच